हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि अब आपको पता चल चुका होगा कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है कि जो हमारे संविधान में अब तक संशोधन हुए हैं, 104 अभी तक संविधान में संशोधन हो चुके हैं, तो उनमें से जो महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं और एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो उनको देखेंगे। और जो लेटेस्ट 4 और 5 आपके संविधान संशोधन आए हैं वो देखेंगे। तो ऐसे करके इस वीडियो में हम टोटल लगभग 30 के करीब संविधान संशोधन देख लेंगे। और हाँ, अगर आपने पहली जो पॉलिटी की सारी लेक्चर्स देखे हैं तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने जो ना पढ़ा हो। इसमें क्या है कि जो आपने सारा उन लेक्चर्स में पढ़ा है वो सारे संविधान संशोधन में या आपको लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ, तो वो सारे इकट्ठे एक जगह पे लिख के आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अब चलिएगा, बिना किसी देरी के करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन हमारे जो संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वो किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। और एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमारा जो संविधान है वो ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है, मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे तो ना तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को आसानी से बदल दिया जा सके, ऐसा हमारा संविधान नहीं है, उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। और ना ही वो बहुत ज़्यादा कठोर है, ना ही वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, मतलब कि उसमें बहुत ही मुश्किल चाहिए कि उसे हम बदल ही नहीं सकते, ऐसा भी हमारा संविधान नहीं है। क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कठोर होती है उसके टूटने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा, वो हमेशा जोर देते हैं कि हमें मध्यम मार्ग, जो बीच का रास्ता है वो रास्ता हमें अपनाना चाहिए। तो ये ही हमारे संविधान में भी इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि ना तो हमारा संविधान अत्यंत कठोर है और ना ही अत्यंत लचीला है, बीच का है हमारा संविधान। आपको पता ये क्यों? क्योंकि इसे हम जब चाहें उसे संशोधित हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, बट उसके लिए कुछ नियम कानून है, कैसे कैसे करेंगे, संसद में कैसे कैसे बिल को पास कराना है, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से अपने संविधान संशोधन वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब इस लेक्चर में देखते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन है। तो सबसे पहले तो अपना पहला संविधान संशोधन ही देखते हैं। तो देखिएगा, मैंने इनको संविधान संशोधन अधिनियम को शॉर्ट में लिखा है CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये तो नहीं कि बार बार संविधान संशोधन अधिनियम इतना लंबा लिखो, अब आपको समझ जाना है। तो पहला संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1951 में, और जिसमें कि क्या था कि 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। और उसमें क्या लिखा गया कि जो भूमि सुधार के जो हमारे उस टाइम पे रिफॉर्म्स थे, भूमि सुधार के लिए जो कानून लाए जा रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके और सरकार के ऊपर बिना बात का मुकदमे लड़ने का बर्डन ना पड़े, बोझ ना पड़े। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, 9वीं अनुसूची डाल के संविधान में, और उसमें डाल दिया भूमि सुधार को। और इनको क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है इनको देख नहीं सकती है, इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, मतलब कि वो इस पे अपना कोई न्याय नहीं सुना सकती है। ये किया गया पहले संविधान संशोधन कब, 1951 से। और नेक्स्ट हमारा फिर जो एक इम्पॉर्टेंट बनता है वो है 7वां संविधान संशोधन। ये मैं आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए, इसमें क्या किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ये बोल दिया गया इससे कि जो एक गवर्नर है वो यूपी का भी रह सकता है और उससे ज़्यादा और भी किसी राज्य का गवर्नर रह सकता है। तो एक राज्य से ज़्यादा गवर्नर रह सकता है। ये प्रावधान हमारा किस संविधान संशोधन से किया गया? ये किया गया हमारा 7वें संविधान संशोधन से। और ये कब आया था? 1956 में। देखिएगा, आप लोगों को, कुछ लोगों को ये हो सकता है कि कहीं पे ये 1957 और भी आने वाले हम आगे ऐसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे कहीं पे आपको 1962 लिखा दिख सकता है। तो उसमें आपको कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए, मैंने अपना स्टैंडर्ड सोर्स कहाँ से लिया है? मैंने ये लिया है लक्ष्मीकांत से। बाकी क्या होता है कि कुछ बुक्स में वहाँ पे लिख देते हैं कि जब उन्होंने प्रेसिडेंट ने साइन करे, या कुछ बुक में वो पहले वाली डेट लिख देते हैं कि जब वो बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया था। ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि किसी भी बिल, किसी भी विधेयक को कानून एक्ट बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर उस पर जरूरी है। तो आ गया होगा समझ। और इसमें क्या था
इन्होंने देखो यही 7वें संविधान संशोधन से ये बात कर दी गई कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी कॉमन हाईकोर्ट बनाई जा सकती है। या तो उसमें वो अपने अंदर यूटी ले सकते हैं, यूनियन टेरिटरी। मैं आपको बहुत अच्छे से हाईकोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे एक से अधिक आपके एक राज्य हो गया और एक उसके साथ में यूनियन टेरिटरी हो गई, उनके हाईकोर्ट वो शेयर करते हैं अपनी एक दूसरे के साथ में। तो ये वाला संविधान भी किससे किया गया, ये किया गया हमारे 7वें संविधान संशोधन से। तो आप इसमें अगर गवर्नर का याद रख लोगे तो हाई कोर्ट का आपको कॉमन हाई कोर्ट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, या आप कॉमन हाई कोर्ट का याद रख लोगे तो फिर इससे आप कॉमन गवर्नर का याद रखना। और आपको मैंने एक पढ़ाया था हमारा जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला जो चैप्टर था, तो उसमें क्या था कि पहले हमारे भारत में राज्यों को वर्गीकृत इस प्रकार से किया गया था 4 भागों में कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। भाग कै, खे, गे, घे। तो इसमें क्या किया गया, 7वें संविधान संशोधन से इस वाले जो वर्गीकरण है इसको समाप्त करके खत्म कर दिया गया और इसके बाद में बन गए भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ 1956 की। तो आई होप आपको ये अब कुछ समझ आया होगा। और देखिए कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं अपना और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे अब तक एग्जाम में पूछे गए हो या ना पूछे गए हो, पर ये अभी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं। 10वें संविधान संशोधन 1961 से क्या हुआ कि जो हमारी दादर नागर हवेली है उसको क्या किया गया कि उसे भारत का हिस्सा, दादर और नागर हवेली को भारत संघ में उसे जोड़ लिया गया। तो आ गया होगा आपको ये समझ। और 12वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, गोवा, दमन और दीव, इनको भी किस में जोड़ लिया गया, इनको भी भारत संघ में जोड़ लिया गया। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 बना के भी लिखा है क्योंकि कहीं पे आपको 1961 लिखा दिखेगा, कहीं पे आपको 1962 लिखा दिखेगा। तो ये मैंने लक्ष्मीकांत से लिया है, वहां पे 1962 ही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए आपको ये ऐसे याद कर लेने हैं 10 में 2 जोड़ के और इसमें 2 जोड़ के, 10, 12 और 14। 14 में क्या किया गया कि जो पुडुचेरी थी उसे भारत संघ में शामिल कर दिया गया। उससे पहले पुडुचेरी किसके पास में थी, फ्रांस के अंदर थी। तो ये आपको 10, 12, 14 और 10 पे क्या है, दादर नागर हवेली। देखिए आप दादर याद रखोगे तो नागर हवेली उसके साथ में याद होंगी। और उसके बाद में गोवा, दमन और दीव, ये आपको 2 याद रखने हैं। और उसके बाद में पुडुचेरी को भारत संघ में शामिल कर दिया गया। उससे पहले वो किसके अंदर थी, वो अंदर थी फ्रांस के। तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं रखना है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका क्यों हो जाता है, मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ कि 2020 से दमन, दीव, दादर और नागर हवेली इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। उससे पहले ये दोनों अलग अलग थी, इसीलिए अब हमारे यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 8 हो गई है, 9 नहीं है, 8 हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अब थोड़ा दादर और नागर हवेली का भी थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ऐसे ही करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्टैटिक से लिंक होके आते हैं। और ऐसे ही आप ये 12वां वाला आपको याद रखना है क्योंकि इसमें दमन और दीव दोनों का आता है। तो बस अब एक बार जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ में। 10वें संविधान संशोधन से दादर नागर हवेली को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। 12वें संविधान संशोधन से बोलिएगा मेरे साथ में, गोवा, दमन और दीव को हिस्सा बनाया गया। और 14वें संविधान संशोधन से पुडुचेरी को, और जो कि पहले फ्रांस के अधीन थे। और अब इसके बाद में हम चलते हैं 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। इसमें क्या था कि जो प्रीवी पर्स था और जो प्रांतीय राज्यों के पूर्व प्रशासकों को विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे तो उनको कुछ पैसे वगैरह सरकार की तरफ से मिलते थे और उसमें जो उनको कुछ विशेष अधिकार भी मिलते थे, तो वो 26वें संविधान संशोधन से ये इनके विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो बस आपको ये हल्का सा इसका आइडिया रखना है। ये आ भी सकता है एग्जाम में, बट इतना जो आपके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ज्यादा याद रखने हैं। अब आपके यहाँ पे एक है हमारा, मैंने आपको पढ़ाया था 8वीं अनुसूची। ठीक है, मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, तो इसमें एक 8वीं अनुसूची पढ़ाई थी। तो इस 8वीं अनुसूची में मैंने आपको 22 भाषाएं पढ़ाई थी कि इसके अंदर 22 भाषाएं हैं। तो इसमें देखिए क्या है, मूल रूप से इसके अंदर कितनी भाषाएं थी, मूल रूप से थी इसके अंदर 14 लैंग्वेज। अब उसके बाद में जुड़ के अब ये बन चुकी है 22। अब वो 22 कैसे बनी, तो ये आपको संविधान संशोधन यहीं पे याद रख लेने हैं। 21वां संविधान संशोधन हमारा आता है 1971 में। ये जोड़ देता है एक सिंधी भाषा को।
तो अब 1971 में अब हो चुकी हैं 14 की जगह 15 भाषाएं। तो देखिए एक तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि मूल रूप से हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें कितनी लैंग्वेजेस थी? तो कितनी होंगी? 14 होंगी। उसके बाद में 1971 में एक और जोड़ दी गई सिंधी 21वें संविधान संशोधन से, तो 25 हो गई। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, देखिए आप इसको कितनी इजीली याद रख सकते हो, 21, 71, और उसमें फिर 91 की जगह आपको यहाँ पे 92 याद रख लेना है। ऐसे ही बस चीजों को लिंक करना है। तो 71वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में जोड़ी जाती हैं 3 भाषाएं। तो इसके लिए आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है नमक। बस हो गया आपका याद। ने फॉर नेपाली, ने से आपका नेपाली हो जाएगा, इस में से आपका मणिपुरी, और कै से आपका कोंकणी। तो नमक हो गया, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन आपके किससे आप याद रखोगे? 71वां संविधान संशोधन को आपको नमक याद रखना है। नमक से हो जाएंगी आपकी 3 भाषाएं जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। बोलिएगा मेरे साथ में। देखिए आप मेरे साथ में बोलोगे तो, और आप पहले सारे लेक्चर्स देख चुके हो, तो बस आपको वीडियो में ही साथ साथ याद हो जाना है। अगर कोई 1-2 संविधान संशोधन जो याद नहीं होता है उसका आप लिख सकते हो। तो ने से नेपाली, मैं से मणिपुरी, और कै से कोंकणी। अब नेक्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 92वें संविधान संशोधन से क्या हुआ। तो देखिए आपको BDS, आपने BDS सुना होगा, जो दांतों के डॉक्टर बनते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो BDS की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे बस आपको BDS और इसके बीच में आपको M लगा देना है। बस D के बीच में आपको ट्रिक के लिए M लगा देना है। बस हो गया अपना। ये आपका हो जाएगा B से बोडो, D से डोंगरी, और इस ये जो मैंने आपको बीच में M लगाने के लिए बोला, इस M से हो जाएगा आपका मैथिली, और S से हो जाएगा आपका सांथली। तो अब आपको आ गया वो समझ। बहुत ही बेसिक सा अपना ये है और हमने कर लिया याद। और देखिए ये आपकी 22 भाषाएं हैं, मैंने आपको इकोनॉमी वाले लेक्चर में बताया था। तो इन 22 में से जो 17 हैं वो हमारे जो नोट चलते हैं हमारे यहाँ पे, उनमें से 17 ही भाषा उस नोट पे है, पूरी की पूरी 22 भाषाएं नहीं है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हमारा कौन सा स्केड्यूल बात करेगा? 8वां स्केड्यूल। तो अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन ने क्या किया कि जो लोकसभा की सीट थी उनको 525 से बढ़ा के 545 कर दिया। बस इतना सही है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। और फालतू में इस चीज पे फालतू का क्या डिस्कशन करना, बिना बात आपके लिए वीडियो लंबी बनानी, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 36वें संविधान संशोधन से क्या होता है कि जो सिक्किम को, ठीक है, आपको याद रखना है, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस सिक्किम को मिल गया। उससे पहले सिक्किम क्या था? 35वें संविधान संशोधन इससे 1 साल पहले हुआ था 1974 में। यहाँ पे 36वें संविधान संशोधन से 1 साल पहले 35वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया गया कि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। संरक्षण राज्य को सहयोगी संरक्षण सहयोगी राज्य के रूप में भारत में जोड़ दिया गया। मतलब कि वो हमारी तरह यूपी बिहार की तरह पूर्ण राज्य नहीं था, पर उसे क्या किया गया 36 और वो जो 35वां आपका संविधान संशोधन था, तो उसमें एक नई अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, जिसमें कि एक नया तरह के स्टेट, क्योंकि अब से पहले एसोसिएट स्टेट हमारे संरक्षण जो राज्य है वो कोई था ही नहीं, पहला ही सिक्किम बना था, तो इसीलिए 10वीं अनुसूची भी इसके लिए नई जोड़ी गई थी। ये मैं आपको बता रही हूँ 35वें संविधान संशोधन के बारे में। फिर उसके बाद में 36वें संविधान संशोधन ने क्या किया कि सिक्किम को पूरा भारत का पूरा, जैसे कि बाकी सारे राज्य हैं, भारत के संघ का हिस्सा बना दिया। तो फिर जो उससे पहले जो 35वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जुड़ी थी उसको उसने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो अब चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और अब अपना देखते हैं 38वां संविधान संशोधन। ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि ये बोलता है कि जो राष्ट्रपति ने अगर आपातकाल की घोषणा कर दी तो उस पे अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आपकी जो आपातकाल, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया तो वो नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कि अब उन्होंने आपातकाल लगा दिया तो इस बात में आप कोई कोर्ट पे नहीं जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये किसने कर दिया? हमारा 38वें संविधान संशोधन ने। बस आपको देखिए ये कैसे याद रखना है कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसने हमारे संविधान में बहुत ही ज्यादा चेंज और बदलाव कर दिए थे। तो बस ये 38वां संविधान संशोधन उसी बदलाव को, चेंज को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम 42वें संविधान संशोधन की, तो उसी के एक भूमिका रूप में तैयार करी जा रही थी। तो बस आपको 38वां संविधान संशोधन ऐसे ही याद रखना है।
अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने हमारे संविधान के अंदर इतने बदलाव कर दिए कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में, देखिए ये आपको बहुत ही याद रखना है, 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का, वो आया था। किस केस में आया था? केशवानंदा भारती केस में आया था। और देखिए आपको ये क्यों याद रखना है, एक तो ये न्यूज में हमेशा ही रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत ढांचा है, और दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी जो केशवानंद भारती जी हैं उनकी कुछ टाइम पहले, कुछ 4-5 दिन हो गए होंगे लगभग, उनकी मृत्यु हुई है। तो भाई अब उनकी मृत्यु हुई है तो उनसे संबंधित तो प्रश्न आना ही है जरूर किसी ना किसी एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है जरूर। तो 42वें संविधान संशोधन ने क्या किया कि हमारी प्रस्तावना को भी संशोधित किया और उसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये मैं आपको बहुत अच्छे से आपको प्रियम्बल वाले, प्रस्तावना वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। और इसने क्या किया कि हमारा एक और मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आती हैं आपके आर्टिकल 51A में, और इसके लिए एक पार्ट 4A हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो अब इससे आपको ये, एक तो देखिए, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि क्या हमारी जो मूल कर्तव्य हैं, हमारा जो ओरिजिनल संविधान था, मूल जो हमारा संविधान था, क्या उसका हिस्से थे? नहीं, उसका हिस्सा नहीं था, इसे हमने जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। और इसमें इसने एक और बात करी, इन्होंने बोल दिया कि अगर राष्ट्रपति को कैबिनेट ने कोई भी सलाह दे दी तो वो सलाह बाध्यकारी राष्ट्रपति पे होगी और राष्ट्रपति उस सलाह पे कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। सीधी बात हो गई, राष्ट्रपति को कैबिनेट ने बोला कि आपको ये करना है तो राष्ट्रपति को करना ही है। और उसके बाद में इन्होंने बोल दिया कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन आता है तो उसको न्यायिक जांच से बाहर रखा जाएगा, जुडिशरी संविधान संशोधन पे कोई जांच नहीं कर सकती है। अब और अपना देखिए, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि संविधान में कितने बड़ा बदलाव इससे किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव, जो आपकी लोकसभा आपकी केंद्र होती है और आपकी विधानसभा आपकी राज्य में होती है, इनके कार्यकाल को हमको पता है कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बट इस कार्यकाल को बढ़ा के इन्होंने 5 से 6 वर्ष कर दिया। अब पता ही चल रहा है देख के कि क्या क्या हो रहा है। और इसने 3 नए डीपीएसपी, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो 3 और नए जोड़े। एक है जो इससे जोड़ा गया था कि समान न्याय और निशुल्क सहायता, निशुल्क विधि सहायता, कि सभी को समान न्याय मिलेगा और अगर किसी को लीगल हेल्प की जरूरत है तो गरीब लोगों को वो निशुल्क मिलेगी। अब ये मतलब राज्य को प्रयास करना चाहिए। डीपीएसपी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीपीएसपी में कोई जोर नहीं है सरकार पे कि सरकार को वो करना है। आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि डीपीएसपी में ये चीज लिखी हुई है और हम इसके लिए कोर्ट जाएं। जो डीपीएसपी होते हैं वो आपके नॉन जस्टिशिएबल होते हैं और जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके अधिकार होते हैं और आप उनके उल्लंघन के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। और इसमें दूसरा क्या था कि जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, कि जो आपके उद्योग हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी प्रबंधन वगैरह है तो उसमें जो आपके कार्य जो उसमें काम करते हैं वो उसमें आपका भाग ले सकते हैं। और नेक्स्ट आपका इसमें क्या बना दिया गया, इसमें कर दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण, वन तथा आपको वन्य जनजीवों की सुरक्षा का प्रयास हमारे राज्य को करना चाहिए। ये भी हमारा किससे 3 नए डीपीएसपी से जोड़े गए। अब नेक्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये तो आपसे ना पूछा जाए शायद कि कौन से संविधान संशोधन से आया, पूछा भी जा सकता है एसआई के एग्जाम में तो, पर देखिए आपके इससे और कितने क्वेश्चन बनेंगे कि 5 विषयों को आपके राज्य सूची, मतलब कि जिन पे पहले राज्य कानून बना सकती थी उनको समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया। अब इन पे राज्य और आपके केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं। तो वो 5 विषय कौन से थे, शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्यायालयों का गठन एवं संगठन पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा। और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपके देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा कौन सी लिस्ट के अंदर आती है, बहुत इजी होगा अब यहाँ से आपको पढ़ना। वन कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं, किस सूची के अंदर आते हैं, वन आएंगे हमारे समवर्ती सूची के अंदर। नाप तोल आपका किस सूची के अंदर आ जाएगा, समवर्ती सूची के अंदर। और वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण के बारे में किस सूची के अंदर आएगा, समवर्ती सूची के अंदर। और अपना चलो
अब आपने देख लिया कि भाई 42वें संविधान संशोधन से कितना हमारे संविधान में बदलाव कर दिया गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और मिनी संविधान भी बोला जाता है। तो अब जो 42वें संविधान से हमारे संविधान में गड़बड़ की गई, 44वां संविधान संशोधन आता है उस गड़बड़ को सही करने के लिए, जो कि आया था 1978 में। और इसने देखिए सबसे पहले क्या किया इन्होंने, जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल था उसे 6 वर्ष से वापस 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने क्या किया था, उसे 5 से 6 वर्ष कर दिया और इन्होंने वापस से उसे 5 वर्ष कर दिया गया। और इससे पहले 42वें संविधान संशोधन से क्या था कि अगर कैबिनेट ने राष्ट्रपति को सलाह दे दी तो राष्ट्रपति को वो सलाह बाध्यकारी है। बट इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास भेज दी एक बार पुनर्विचार के लिए, पर कैबिनेट अब उस पर दोबारा विचार करके और राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को वो सलाह बाध्यकारी होगी। तो मतलब कि इसमें एक ऑप्शन बीच में एक्स्ट्रा दे दिया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो वो जो आप कैबिनेट ने उसे सलाह दी है वो वापस से कैबिनेट को भेज सकता है, पर अगर वापस से कैबिनेट ने भेज दी वो सलाह राष्ट्रपति के पास में तो राष्ट्रपति के वो बाध्यकारी होगी। तो वर्तमान में भी हमारे जो राष्ट्रपति की सलाह से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएगा तो वर्तमान में भी यही हमारी स्थिति है अभी राष्ट्रपति की और कैबिनेट की सलाह के मामले में। और ये क्या बात करता है कि जो केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा करी जा सकती है। इससे पहले देखा था कि जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो आपातकाल आया था तो उनके मंत्रियों वगैरह किसी को तक को नहीं पता था, आपातकाल लगा दिया गया, लोगों को सुबह पता चला कि आपातकाल लग गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं पता था। तो इसीलिए इसमें बोला कि जब तक कैबिनेट मिनिस्टर जो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो आपको लिख के नहीं देगी और जब तक आप आपातकाल नहीं लगा सकते हो। और इसने क्या किया, एक और एक शब्द है कि इसके आधार पर हमारे संविधान में आपातकाल लगाया जा सकता था, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसको बदल के क्या कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन से सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन। क्योंकि देखिए आंतरिक जो अशांति शब्द है ये बड़ा ही मतलब इसमें कुछ समझ नहीं आता कि इसे क्या इसकी परिभाषा करें, किस चीज को आंतरिक अशांति कर दे, अशांति बोल दे कि आप अगर धरना दे रहे हो उसको आंतरिक अशांति बोल दिया जाए, मैं धरना दे रही हूँ या कोई आर्मी कुछ गलती कर रही है, किस बात पे कोई पता ही नहीं कि सरकार के खिलाफ बोलने वाली बात को, इसीलिए आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और ये बोल दिया गया कि अगर कोई सशस्त्र विद्रोह भारत में होता है तो उसके आधार पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और इसने क्या किया कि देखिए हमारे यहाँ पे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 हमारे मूल अधिकार थे, तो इसने क्या किया संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसको 7 की जगह पे इसको 6 फंडामेंटल राइट्स बना दिए गए। तो बस आपको याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को, जो आपका संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे किस संविधान संशोधन से हटाया, 44वें संविधान संशोधन से हटा के और 6 आपके मौलिक अधिकार कर दिए गए। और आपको एक और याद रखना है आर्टिकल 20 और 21। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये आर्टिकल 20 और 21 किस बारे में बात करते हैं। तो इनको बोल दिया गया कि आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हटाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 21 तो मैं बता देती हूँ, चलो आपको जीवन जीने का अधिकार के बारे में बात करता है और आपको अब आर्टिकल 20 कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस बारे में बात करता है। तो इन दोनों अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति का जो जीवन जीने का अधिकार है वो उसके पास में रहेगा। अब हम अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ये इससे क्या हुआ कि हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची किस बारे में बात करती है, ये बात करती है दल बदल कानून। इसे आप दल विरोधी कानून भी कह सकते हो, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या था कि लोग दल परिवर्तन आराम से ना कर सके, एक दूसरी पार्टी को छोड़ के ना जाए, आयाराम गयाराम ना बने। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए कुछ को स्पीड थोड़ी फास्ट लग सकती है, तो वो देखिए लगना लाजमी है आपको लगे फास्ट, तो क्योंकि ये सारे मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो है, ये फुल पढ़ाने डिटेल वाली वीडियो नहीं है, रिवीजन वीडियो है। अगर आपको कोई भी किसी में भी डाउट आता है तो उससे संबंधित आप चैप्टर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हमारा बात करता है कि जो आपकी मतदान की आयु है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। किससे 18 वर्ष करी गई, 21 से 18 वर्ष। तो बस आपको याद रखना 61वां संविधान, देखिए यहाँ पे 61 आ रहा है ना, तो 61 से आप 21 इसको बनाइएगा और कैसे भी करके आप इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा
69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या किया गया कि जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है उसे बोल दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और इसने क्या किया गया कि इसमें एक 70 संसदीय विधानसभा इसको दिल्ली को दे दी गई। और इसमें क्या था कि इसमें 7 आपके मंत्री परिषद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें बना दिए गए। तो अब देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था एक जगह कि हमारे यहाँ पे क्या है कि 15% तक हो सकते हैं जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो आपके सदन की संख्या है उसका 15% तक हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो यहाँ पे 10% ही है। तो ये देखिए, उस अभी में वो संविधान संशोधन पढ़ोगे तो दिल्ली के लिए वो वाला अपवाद है कि दिल्ली में ये आपके 10% तक रहेंगे। नॉर्मल राज्यों के लिए, सभी राज्यों के लिए 15% है, बट दिल्ली के लिए आपका 7% हो जाता है। और ये तो बहुत ईजी है। 73वां संविधान संशोधन ये हमारा बात करता है, इसने हमारा 73 और 74वें संविधान संशोधन ने हमारा स्थानीय सरकार पे जोड़ दिया। इसने क्या किया कि हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा और इसने 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी। और इस 11वीं अनुसूची में हमारे संविधान में 10 विषय जोड़े, 29 विषय जोड़े गए। और जिसमें कि ये बात करता है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 74वां संविधान संशोधन। तो इसने क्या जोड़ा, इसने देखिए, इसने भाग 9 जोड़ा, तो इसने भाग 9 के 9A हमारे संविधान में जोड़ा। और इसने 12वीं अनुसूची और 18 विषयों के साथ हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। और इसमें देखिए कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 243P से 243ZG तक। और देखिए इसी के साथ में आपको अब एक और संविधान संशोधन यहाँ पे याद रखना है, 57वां संविधान संशोधन। 73, 74 और 97 एक साथ आप इनको क्रम में कैसे भी करके याद रख सकते हो। तो इसमें क्या किया गया कि जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको बनाने का, उनको गठन करने के अधिकार को आपका क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार बना दिया गया। और वो किस आर्टिकल के तहत बनाया गया, वो बनाया गया आपका आर्टिकल 19 के तहत। और इससे संबंधित संविधान में एक DPSP भी आपके संविधान में जोड़ दिया गया, और जिसे आपका हो गई कि आर्टिकल 49B, जो बात करता है कि हमारे राज्य को प्रयास करना चाहिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए। और इसने हमारे संविधान में भाग 9B जोड़ा। अभी आपने 74वें संविधान संशोधन से देखा, उसने कौन सा भाग जोड़ा, बोलिएगा मेरे साथ में, भाग 9A। और 73वें संविधान संशोधन ने कौन सा भाग जोड़ा, भाग 9। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है 73, 74 और 97 ये तीनों आप एक साथ याद रख सकते हो और आसानी भी रहेगी। और इससे संबंधित हमारे संविधान में आर्टिकल कौन से हैं, 243ZH से 243ZT तक। अब देखिए, आपके अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपको याद ना रहे, आपके क्वेश्चन हो कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनसे संबंधित हमारे आर्टिकल संविधान में कौन सा आर्टिकल है, अब आपको कुछ याद नहीं है, बस आपको अगर इतना भी याद है ना कि वो हमारा आर्टिकल जो हमारे जो हमारे पंचायत और जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनसे संबंधित आर्टिकल आता है 243, तो उसी आर्टिकल में वहीं पे कुछ आसपास आता है। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार होंगे कि आप आसानी से बाकी ऑप्शंस हटा के सही आंसर पे भी जा सकते हो, बहुत बारी ऐसे आप सही आंसर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और देखते हैं अपना 86वां संविधान संशोधन, जो बात करता है कि इसने आर्टिकल 21(1)A हमारे संविधान में जोड़ा गया और इसने हमारी प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। तो इसने क्या किया, इसने हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है मूल अधिकार बना दिया गया और इसने निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान हमारे संविधान में किया कि राज्य को बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान हमारे राज्य में हमारे संविधान ने इस 86वें संविधान संशोधन से किया गया। कितने से कितने वर्ष, 6 से 14 वर्ष। अब अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये देखिए मैं इसी संविधान संशोधन के बारे में बात कर रही थी कि ये जो 91वां संविधान संशोधन है इसने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो आपके केंद्र में और राज्य में, वो आपका जो हाउस है, जो सदन है, उसकी 15% जो आपकी जो लोकसभा की संख्या और उधर आपकी विधानसभा की संख्या है उसके 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही दिल्ली वाले केस में कितनी है, ये दिल्ली वाले केस में 10% है। तो अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और 97वां हम पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना 99वां संविधान संशोधन। तो 99वां संविधान संशोधन हमारा आता है 2014 में और ये बात करता है हमारा NJAC
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा और वो हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति करेगा। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पे इनकी नियुक्ति किसके सिस्टम के थ्रू की जाती है। एक नाम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो अभी आप वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए कमेंट सेक्शन में बताना है, जो प्रीमियर की चैट चल रही है आप उसमें भी बता सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि नेट स्पीड की वजह से या कुछ भी वजह से वो चैट नहीं देखी जा सकती है, तो आप इसलिए कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट आता है वो आप वहां पे पूछिएगा। तो आपका वो सिस्टम था कॉलेजियम सिस्टम। तो इन्होंने इससे क्या कोशिश करी कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा के NJAC लाया जाए, तो पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये गैर संवैधानिक है और 2015 में इसको वापस से हटा दिया गया। तो इसीलिए ये अभी अस्तित्व में नहीं आया है। इसके बाद में आता है हमारा 100वां संविधान संशोधन, जो कि आता है हमारा कब आया था, 2015 में। तो बस इसमें आपको क्या याद रखना है कि देखिए कुछ हिस्से भारत के ऐसा होता है कि कुछ हिस्से भारत के जो बांग्लादेश के अंदर थे और बांग्लादेश के कुछ हिस्से ऐसे भारत के अंदर थे। तो ये जो भूभाग एक दूसरे के अंदर थे इनको एनक्लेव कहा जाता है। बस इन दोनों को ही इधर दे दिया गया, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने भारत को दे दिया गया। बस आपको इसमें बस इतना ऐसा ही हल्का सा इसमें याद रखना है। और नेक्स्ट आता है, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो स्क्रीन पे इस टाइम जितने भी आपको संशोधन दिख रहे हैं। तो 101 मैंने आपको बताया था कि आपको विदा मिलती है, कहीं पे भी जाओ तो 1 रुपए का शगुन मानते हैं। तो 101 की विदा, तो GST, आपकी GST में किस चीज की बात होती है, पैसे की बात ही सुनते रहते हो आप GST में, तो इसीलिए आप 101 संविधान याद रखोगे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि GST काउंसिल है हमारी, जो GST परिषद है, वो कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है। और नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हमारा 102 संविधान संशोधन। इसने क्या किया कि NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जैसे कि आपको पहले आपके जो NCST, जो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब है और स्केड्यूल कास्ट हैं, तो उनके लिए उनके जो कमीशन थे वो तो पहले से ही उनको संवैधानिक दर्जा था, पर 102 संविधान संशोधन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किसका दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब इससे संबंधित आपको एक आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़ा गया। और इसके साथ साथ ही आप वो आर्टिकल देखोगे तो उससे पहले 2 आर्टिकल और होंगे। वो एक आर्टिकल होगा NCBC का और एक आर्टिकल होगा NCSC का और एक आर्टिकल होगा NCST का। तो वो भी आपको साथ साथ रिवाइज करने हैं और कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट है आपका 103 संविधान संशोधन। 103 संविधान संशोधन हमारा बात करता है कि जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये बात करता है रिजर्वेशन की जॉब में। तो बस अब आपको यही याद रखना है, 10% रिजर्वेशन EWS किससे आया, 103 संविधान संशोधन से। और इस टाइम पे जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए ये है 104 संविधान संशोधन, जो कि 2020 में आया। और इसके लिए बिल कौन सा था, विधेयक कौन सा था, ये विधेयक था 126 संविधान संशोधन। तो इससे पहले अब मैं थोड़ा सा आपको बताने से पहले इसके लिए मैं आपको एक हल्का सा बैकग्राउंड बताऊंगी। तो देखिए हमारे संविधान में क्या था, जब इनिशियल मतलब जो हमारा मूल संविधान बना था, तो उसमें जब रिजर्वेशन की बात करी गई थी तो वो रिजर्वेशन बात करी गई थी 10 वर्षों के लिए। मतलब कि जो संविधान में रिजर्वेशन था तो वो 1960 में उस टाइम पे समाप्त हो जाना था। तो इसीलिए वो रिजर्वेशन 1960 में समाप्त ना हो, तो उसके लिए हमारे संविधान में संशोधन आ जाता है 8वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन आ गया, 8वां। उसके ये आता है 1959 में। तो फिर ये संविधान संशोधन, ये देखिए ये किसके लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, SC ST और एंग्लो इंडियंस के बारे में। एंग्लो इंडियंस मैं आपको बता चुकी हूँ। एंग्लो इंडियंस कौन है, एंग्लो इंडियंस हमारे संविधान में आर्टिकल 366 है, उसका क्लॉज 2 वो एंग्लो इंडियंस को डिफाइन करता है। और इसके बाद में फिर ये 1970 में ये खत्म हो जाना था, तो इसे भी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। वो किस संविधान संशोधन से बढ़ाया गया, वो बढ़ाया गया आपका 23वें संविधान संशोधन से। कौन से संविधान संशोधन से, 23वें संविधान संशोधन से। तो ये भी खत्म हो जाना था। ऐसे ही कर करके बढ़ा के जो आपका लास्ट बढ़ाया था 2009 में, वो बढ़ाया था 95वें संविधान संशोधन से। और वो इसने क्या किया कि इसने बढ़ा के करा था 2020 तक। तो ऐसे हर बार आपका 10 करके आप ये बढ़ा रहे थे 10 साल। तो हर
साल जब भी बढ़ाते थे तो ये साथ में लिखते थे कि इससे क्या है कि ये आने वाले अगले 10 सालों के लिए ये जो संविधान में रिजर्वेशन है SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए, वो आपकी राज्य की लोकसभाओं में, और सॉरी मैंने आपको हाँ यहाँ पे एक गलती कर दी थी, ये आपकी राज्य की लोकसभाओं में और जो आपकी केंद्र की लोकसभा और राज्य की जो आपकी विधानसभा है उनमें जो 2 चुन के जाते हैं, केंद्र की लोकसभा में आपके 2 आपके आते हैं चुन के, कौन आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो देखिए एक बार अब आप वापस से सुनिएगा शुरू से, ये 104 संविधान संशोधन, मैंने पता नहीं क्या गलत थोड़ा कुछ बोल दिया इसमें गलत। तो देखिए 8 ये क्या था कि इसमें हमारे संविधान में प्रावधान किया गया, जो ओरिजिनल हमारा संविधान था कि 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया कि जो आपकी लोकसभा और जो आपकी विधानसभा जो राज्य की है उनमें SC ST और कुछ राज्यों की विधानसभाओं में जो आपकी विधानसभा है उनमें एंग्लो इंडियंस, ठीक है, इनके रिजर्वेशन के लिए प्रावधान किए गए थे। कौन से आपके संविधान संशोधन से? वो किए गए थे स्टार्टिंग में 10 साल के लिए, तो 10 साल में खत्म हुआ तो उसके लिए आता है फिर 8वां संविधान संशोधन, इसने फिर बढ़ा दिया लोकसभा में और विधानसभा में SC ST और एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन। फिर इसके बाद में आपका आता है 23वां संविधान संशोधन, ये फिर बढ़ा दिया गया। तो ऐसे कर करके जो आपका लास्ट आता है वो आता है 95वें संविधान संशोधन। तो इसमें क्या होता था कि हर बार बात करी जाती थी कि SC ST और एंग्लो इंडियंस तीनों का जो आपका रिजर्वेशन है वो बरकरार रखा जा रहा है। पर जो 104 संविधान संशोधन आया है इसमें एंग्लो इंडियंस के बारे में कोई बात नहीं करी गई, इसमें सिर्फ SC ST को 10 साल बढ़ाने के लिए बात करी गई, मतलब कि ये बढ़ाता है 2030 तक। तो अब तो फिर इसका मतलब ये है कि जो एंग्लो इंडियंस के जो 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत होते थे हमारे राष्ट्रपति जी, जिनको आपके करते थे लोकसभा में, उनका रिजर्वेशन अब समाप्त कर दिया गया है। तो बस आपको यही चीज इसमें अच्छे से याद रखनी है 104, और उससे पहले आप बस इसमें ये 95वें संविधान संशोधन भी याद रख सकते हो। तो धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर लिया जाएगा। धन्यवाद।